Welcome. The topic we are discussing is the structure of basics of the nucleic acid and the structures of the DNA. Now, when it comes to nucleic acid, आपने सुना होगा DNA, RNA, ये सब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और ये इनका जो नेचर होता है ना DNA और RNA का, ये एसिडिक मॉलिक्यूल होते हैं. ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के एनवायरनमेंट को एसिडिक बना देते हैं. क्योंकि ये DNA और RNA न्यूक्लियस के एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाते हैं, इसलिए इनको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. सो वेदर यू टॉक अबाउट DNA और RNA, दोनों का नेचर जो होता है ये एसिडिक होता है. और ये डीएनए और आरएनए जो होते हैं, इनका एक मेन डिफरेंस ये होता है दैट डीएनए के अंदर देयर आर 2 चेन्स एंड इन आरएनए वी हैव जस्ट 1 चेन. लेकिन अगर आप सिमिलरिटी देखो, चाहे आप डीएनए देखो चाहे आरएनए देखो, बेसिकली द डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड आरएनए इज मेड अप ऑफ 1 चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो सिमिलरिटी ये हुई कि दोनों में न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं. आरएनए में एक सिंगल चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड 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 एक सिंगल चेन है. और डीएनए के अंदर हमने 2 पैरेलल चेन्स चला दी न्यूक्लियोटाइड की, उसको डीएनए बोल दिया. तो हम ये बोल सकते हैं दैट डीएनए इज हैविंग 2 चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड whereas the RNA is having 1 chain of nucleotide. अब क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर न्यूक्लियोटाइड तो है ही है, तो हमें यह समझना होगा ये न्यूक्लियोटाइड क्या है. तो फिर हम डीएनए और आरएनए का कंपोजिशन समझ गए. ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनता है, मेड अप ऑफ 3 थिंग्स. व्हाट आर द 3 थिंग्स विच आर देयर इन द न्यूक्लियोटाइड? 1, इट इज गोइंग टू बी अ 5 कार्बन शुगर, मीन्स पेंटोज शुगर. Pentose sugar. Pentose sugar. The second thing that is going to be there is a nitrogen base, and the third thing that is there is a phosphate group. So अगर हम तीन चीज को मिलाते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. पेंटोज शुगर 2 टाइप की होती है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस. इन दोनों में से कोई एक यूज की जाएगी, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में से. नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स. अगेन इन दोनों में से एक को यूज किया जाएगा. प्यूरिन, वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स सच एज ए, जी, दीज आर द प्यूरिन्स. व्हेन इट कम्स टू पायरिडीन वी हैव सी, यू, टी, दीज आर द पायरिमिडीन्स. सो अगर मेरे को मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो मेरे को एक नाइट्रोजन बेस लेना होगा. नाइट्रोजन बेस कोई सा भी ले सकते हैं उस ब्लैक कलर में से, ए, जी, सी, यू, टी, इनमें से कोई सा भी एक ले लेंगे. फिर एक शुगर लेना होगा, राइबोस या डीऑक्सीराइबोस. अगर आप न्यूक्लियोटाइड बना रहे हो आरएनए के लिए, अगर आरएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं तो राइबोस शुगर यूज करेंगे, डीएनए के लिए बना रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज करेंगे. तो आपने शुगर लिया, उसके ऊपर एक नाइट्रोजन बेस ऐड कर दो और एक फॉस्फेट ऐड कर दो, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया. और ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन से यू कैन यूज द डिफरेंट नाइट्रोजन बेस एंड विद द डिफरेंट कॉम्बिनेशन यू कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे. सो न्यूक्लियोटाइड की अगर एक चेन बनाएंगे तो आरएनए हो गया, न्यूक्लियोटाइड की हमने 2 चेन्स बना दी तो डीएनए बन गया. Now, how these 3 things are going to attach together? हमें ये तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियोटाइड जो है इन 3 चीजों के जुड़ने से बनता है. ये तीनों आपस में जुड़ते कैसे? So, when it comes to the pentose sugar, means the 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर में जो कार्बन नंबर 1 है उसके ऊपर सबसे पहले अटैच होता है नाइट्रोजन बेस. नाइट्रोजन बेस और ये जो पेंटोज शुगर है ये आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बॉन्ड दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जब आपस में ऐड हो जाते हैं, दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज रेफर्ड एज न्यूक्लियोसाइड. दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड. अब इस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर ऑन द कार्बन नंबर 5 ऑफ द पेंटोज शुगर वी आर गोइंग टू ऐड द थर्ड मॉलिक्यूल दैट इज फॉस्फेट. और ये जो अटैच होता है इट अटैचेस वाया द एस्टर बॉन्ड. जैसे ही आप फॉस्फेट को अटैच करते हो न्यूक्लियोसाइड के ऊपर, जब फॉस्फेट अटैच हो जाता है, अब ये जो मॉलिक्यूल बना इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. सो दिस इज हाउ द कॉम्बिनेशन इज. पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगा नाइट्रोजन बेस, कार्बन नंबर 5 पे अटैच होगा फॉस्फेट. जब पहले नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट शुगर अटैच हो जाते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब फॉस्फेट अटैच हो जाता है उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड. नाउ इफ यू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सी हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट. वी आर हैविंग द नाइट्रोजन बेस ए, जी, सी, यू, टी. ए और जी ये तो प्यूरिन्स है, सी, यू, टी ये पायरिमिडीन्स है. हम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, सी, यू, टी कट द पिरामिड. सो सी, यू, टी जो है वो पायरिमिडीन्स है, कट द पिरामिड. ए एंड जी क्या है, प्यूरिन्स है.
अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन, जी स्टैंड्स फॉर गुआनिन. नाउ इफ यू टेक द एडेनिन मॉलिक्यूल और इसको पेंटोज शुगर के ऊपर ऐड कर दो, पेंटोज शुगर के साथ ऐड कर दो, तब नाइट्रोजन बेस और जब पेंटोज शुगर ऐड होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. तो एडेनिन को जब पेंटोज शुगर के साथ ऐड करते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है इसको हम बोलते हैं एडेनोसिन. और इस एडेनोसिन के ऊपर अगर हम एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो इसको हम बोलेंगे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. एंड दिस एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इज रेफर्ड एज द न्यूक्लियोटाइड. So adenine is a nitrogen base, adenosine is a nucleoside, adenosine monophosphate is a nucleotide. इसी तरीके से गुआनिन की बात करते हैं. गुआनिन का अगर पेंटोज शुगर के साथ ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा गुआनोसिन, एंड देन वी हैव द गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट. C stands for cytidine. C stands for cytosine. The nucleoside is cytidine, cytidine monophosphate. U stands for uracil. The nucleoside is uridine, and this is uridine monophosphate. T stands for thymine. The nucleoside is thymidine, thymidine monophosphate. So by looking at the name we should be able to say that whether it's a nitrogen base, is it a nucleoside or nucleotide. जो कंफ्यूजन आता है वो आता है नाइट्रोजन बेस और न्यूक्लियोसाइड में. न्यूक्लियोटाइड तो बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट आता है. तो जब भी फॉस्फेट आ रहा है तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा. तो कभी न्यूक्लियोटाइड तो पूछेंगे नहीं, वो हमेशा कंफ्यूज करेंगे नाइट्रोजन बेस और न्यूक्लियोसाइड में. एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोसाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोसाइड, और ऑप्शन दिए थे उन्होंने एडेनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन एंड यूरिडिन. दिस इज हाउ द क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन वाज साइटोसिन. So by looking at the name we should be able to say that whether it's a nucleoside or is it a nitrogen base. This is how they frame the question. Now if they ask that what is the most abundant free nucleotide in the body, most abundant free nucleotide, मैं डीएनए और आरएनए की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फ्री न्यूक्लियोटाइड की. तो मोस्ट abundant फ्री न्यूक्लियोटाइड होता है दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मींस एटीपी. एटीपी भी एक न्यूक्लियोसाइड है, एटीपी भी एक न्यूक्लियोटाइड है और ये फ्री मिलता है. ये तो डीएनए और आरएनए के अंदर नहीं है. आरएनए और डीएनए के अंदर क्या होता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी होता है. एएमपी भी न्यूक्लियोटाइड है, एटीपी भी न्यूक्लियोटाइड है. सो एटीपी इज द मोस्ट अबंडेंट फ्री न्यूक्लियोटाइड. सबसे ज्यादा जो फ्री मिलता है वो एटीपी मिलता है. नाउ लेट्स समराइज व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार. अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो बने हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड से. So if you have a specific sequence of nucleotide, a single chain, that is called as RNA. If you take two chains of nucleotides, the different nucleotides, and you make two chains, you twist them around, that is called as DNA. So now we are clear that what is nucleotide, what is nucleoside, and how the bonds are there in between. इसमें से क्वेश्चन यहाँ से बॉन्ड से ये आया था that nitrogen base और pentose sugar जब जुड़ते हैं, what is the name of the bond between them? It is glycosidic bond. That is the bond which is there in the nucleoside. Now coming to the difference between the DNA and RNA, which we are discussing from our childhood, right? The difference between the DNA and RNA. DNA is basically a double-stranded structure, whereas RNA is a single-stranded structure. DNA जो होता है मेनली न्यूक्लियस के अंदर मिलता है. RNA जो होता है बनता तो न्यूक्लियस के अंदर है लेकिन अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म में आ जाता है. चाहे आपको DNA बनाना हो चाहे RNA बनाना हो, you have to use two types of purine nucleotide and you have to use two types of pyrimidine nucleotides. तो आपको डीएनए बनाना है या आरएनए बनाना है, दो टाइप के प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड को यूज करना है और दो टाइप के पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड को यूज करना है. अब क्योंकि प्यूरिन कैटेगरी में है ही दो और सेलेक्ट दो को करना है तो दोनों ही सेलेक्ट हो जाएंगे. तो द प्यूरिन्स व्हिच आर देयर इन द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर देयर इन द डीएनए इज ए एंड जी, और आरएनए में भी आएगा ए एंड जी, बिकॉज वी हैव ओनली टू प्यूरिन्स न्यूक्लियोटाइड एंड वी हैव टू सेलेक्ट बोथ. पायरिमिडीन कैटेगरी में तीन ऑप्शन है, कट द पिरामिड, तीन ऑप्शन है, तीन में से दो को सेलेक्ट करना है. सो द पायरिमिडीन्स व्हिच आर देयर, द पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर देयर इन द डीएनए इट इज सी एंड टी, whereas in the RNA it is C and U.
सो आप एक डिफरेंस और देखो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कि डीएनए के अंदर टी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, थाइमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वेयर एज आरएनए के अंदर यू न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यूरिडिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, टी न्यूक्लियोटाइड्स नहीं आते हैं। टी जो होता है वो डीएनए के अंदर मिलता है, यू जो होता है वो आरएनए के अंदर मिलता है, बाकी चीजें तो कॉमन होती है। अब व्हाट हैपेंस इज बिकॉज डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे ए न्यूक्लियोटाइड आया, मींस एक प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड आया, क्योंकि ए जो है वो प्यूरिन है, ए जो होता है वो हमेशा कपल करता है टी के साथ में, ए जो होता है वो टी के साथ में कपल करता है, और टी एक पाइरिमिडीन है। इसी तरीके से जी जो होता है वो हमेशा कपल करता है डीएनए के अंदर सी से। सो आप देखो कि डीएनए के अंदर हमेशा पेयरिंग चलती है, जब भी प्यूरिन आएगा सामने एक पाइरिमिडीन आएगा, क्योंकि डीएनए के अंदर तो 2 स्ट्रैंड है तो पेयरिंग हो सकती है। तो जितने डीएनए के अंदर जितने प्यूरिन होते हैं उतने के उतने पाइरिमिडीन होते हैं, बिकॉज दोनों पेयर बना के आते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडीन पेयर बना के आते हैं। ए जो है वो टी के साथ पेयर बना के आता है, जी जो है सी के साथ आता है। तो जितने प्यूरिन होंगे उतने के उतने पाइरिमिडीन होंगे। देयर इज द पेयरिंग इज देयर, प्यूरिन इज इक्वल टू पाइरिमिडीन इन एनी गिवन सेगमेंट ऑफ डीएनए। लेकिन आरएनए में तो ऐसा नहीं होता, आरएनए में तो एक ही स्टैंड है, कोई पेयरिंग है ही नहीं। तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं ए न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे ए न्यूक्लियोटाइड है, फिर यहाँ पे जी न्यूक्लियोटाइड है, फिर यहाँ पे सी न्यूक्लियोटाइड है। सो हियर यू कैन सी दैट कि प्यूरिन और पाइरिमिडीन के जो नंबर है वो अलग अलग है, वो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पेयर बन ही नहीं रहा है, यहाँ तो एक ही स्टैंड है। सो प्यूरिन इज नॉट इक्वल टू पाइरिमिडीन व्हेन इट कम्स टू आरएनए। डीएनए में तो इक्वल होता है प्यूरिन और पाइरिमिडीन, क्योंकि वो हमेशा पेयर बना के आते हैं। नाउ हाउ वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। नाउ इट कम्स द ये प्यूरिन और पाइरिमिडीन जो होते हैं हमारी बॉडी में बनते कैसे हैं और टूटते कैसे हैं। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी के अंदर किसी सेल की डेथ होगी तो डीएनए बाहर आएगा, डीएनए बाहर आएगा मतलब प्यूरिन्स पाइरिमिडीन्स आएंगे, उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है, और जब एक नई सेल बनती है तो उस नई सेल को बनाने के लिए डीएनए और आरएनए बनाने पड़ते हैं। तो डीएनए आरएनए बनाने के लिए प्यूरिन पाइरिमिडीन चाहिए, तो वो कहां से बनेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ दीज प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स आर मेटाबोलाइज्ड एंड सिंथेसाइज्ड। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द प्यूरिन्स। वी नो दैट वी हैव 2 प्यूरिन्स ए एंड जी। ये जो ए और जी जो है ये हमारे मेजर प्यूरिन्स है, ये हमारे मेजर प्यूरिन्स है ए एंड जी। इसके अलावा भी कुछ और प्यूरिन्स होते हैं जो डीएनए और आरएनए में तो नहीं होते, लेकिन वो बाई नेचर प्यूरिन होते हैं, जैसे कि ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, ये भी प्यूरिन्स है, बट दीज आर द माइनर प्यूरिन्स। द मेजर प्यूरिन्स आर ए एंड जी। अब जो हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्यूरिन सिंथेसिस, कि हमारी बॉडी में प्यूरिन्स बनते कैसे, प्यूरिन सिंथेसिस पाथवे कैसे चलता है। ये पाथवे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से केवल 2 पॉइंट आते हैं बायोकेमिस्ट्री वाइज जो हमें याद रखने हैं। प्यूरिन्स बनेगा कैसे, तो वी स्टार्ट विद द मॉलिक्यूल राइबोस 5 फॉस्फेट। राइबोस 5 फॉस्फेट जो है इससे एक मॉलिक्यूल बनता है दैट इज कॉल्ड एज पीआरपीपी, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। द फुल फॉर्म इज रिटन हियर, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ये जो फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट होता है इससे एक मॉलिक्यूल बनता है दैट इज कॉल्ड एज आईएमपी, आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट। और पीआरपीपी से आईएमपी बनने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है आईएमपी, द एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड हियर इज पीआरपीपी, ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज। पीआरपीपी ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज। और ये जो आईएमपी बनता है ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है एएमपी और जीएमपी में, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। आईएमपी स्टैंड्स फॉर आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट। आईएमपी एएमपी और जीएमपी में जब कन्वर्ट होता है इसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज। एक बार हम पाथवे लिख लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि यहां से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो राइबोस 5 फॉस्फेट जो है वो पीआरपीपी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर आईएमपी बन रहा है, फिर एएमपी और जीएमपी बन रहा है, मतलब कि ए और जी बन रहा है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि विच इज द फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड टू बी मेड। सबसे पहले कौन सा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनता है, एएमपी, जीएमपी या आईएमपी। आईएमपी डीएनए और आरएनए में मिलता तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले बनता यही है। आईएमपी ही आगे चल के एएमपी और जीएमपी बनाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है विच इज द फर्स्ट पाइरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड, विच इज द फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड टू बी मेड। द फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड टू बी मेड इज आईएमपी, द फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड टू बी मेड। जो सबसे पहला प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनता है वो बनता है आईएमपी। आईएमपी से ही एएमपी और जीएमपी बनते हैं। ये क्वेश्चन आता है। दूसरा ये आता है कि जब आप ये बना रहे हो एएमपी और जीएमपी बना रहे हो
What is the rate limiting enzyme for the purine synthesis? The rate limiting enzyme is PRPP glutamyl amidrotransferase. These are the two questions to be remembered as far as the biochemistry is concerned for the purine synthesis pathway. कि rate limiting enzyme क्या है और which is the first purine nucleotide to be made? It is IMP. Pharmacological क्या connection है? Pharmacological connection ये है, there is a drug that inhibits the PRPP glutamyl amidrotransferase and there is a drug which can inhibit the IMP dehydrogenase enzyme. PRPP glutamyl amidrotransferase को जो ड्रग इनिबिट कर सकता है दैट इज 6 मर्केप्टोप्यूरिन. एंटी कैंसर ड्रग है 6 मर्केप्टोप्यूरिन. उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पीआरपीपी ग्लूटामाइल अमीडोट्रांसफेरेज को इनिबिट कर देता है. देयर इज वन ड्रग व्हिच कैन इनिबिट द आईएमपी डीहाइड्रोजनेज दैट इज विद द नेम ऑफ रिबाविरिन, द एंटीवायरल ड्रग रिबाविरिन. रिबाविरिन जो है आईएमपी डीहाइड्रोजनेज को इनिबिट करता है. सो दैट इज जस्ट अ फार्माकोलॉजिकल कोरिलेशन दैट इज देयर. अदरवाइज तो बायोकेमिस्ट्री वाइज ये पाथवे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. दो ही पॉइंट याद रखने, रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है और फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कौन सा बनता है? इट इज आईएमपी, आयनोसिन मोनोफॉस्फेट. नाउ हाउ द प्यूरिन कैटाबॉलिज्म अकर्स. अगर किसी सेल की डेथ हो जाती है तो ये ए जी बहुत सारा बाहर निकलता है, उसको हम खत्म कैसे करते हैं? तो प्यूरिन कैटाबॉलिज्म पाथवे जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. हमें उसकी उस डिटेल में तो नहीं जाना है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि दो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स कौन से हैं जो प्यूरिन्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं. तो जब हमारे को प्यूरिन्स को डिस्ट्रॉय करना होता है तो जो दो एंजाइम हमारी बहुत हेल्प करते हैं, वन इज HGPRTS एंड सेकंड इज एडेनोसिन डीएमिनेज. These are the two enzymes which helps in the purine catabolism. अगर किसी पेशेंट में HGPRTS की कमी हो जाती है, if someone is having deficiency of HGPRTS, तो प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता है and that particular thing is referred as Lesch-Nyhan syndrome. Lesch-Nyhan syndrome. So multiple time asked in the exam. What are the points to be remembered in Lesch-Nyhan syndrome is it is X-linked recessive disorder, मतलब कि मेल्स के अंदर होगा. इस पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड के लेवल बढ़े हुए मिलते हैं. इस पेशेंट को प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होता है. ये बच्चा इतना ज्यादा मेंटली रिटार्डेड होता है, ये खुद की अंगुलियां खा जाता है, खुद की ऑर्गन्स खा जाता है. इसको हम बोलते हैं सेल्फ म्यूटिलेशन. Self mutilation is a very characteristic feature that is there in the Lesch-Nyhan syndrome. So Lesch-Nyhan syndrome, it's an X-linked recessive disorder. The child will have profound mental retardation and will eat out its own fingers and toes. That is called as self mutilation. The second key enzyme for the purine catabolism is adenosine deaminase. अगर adenosine deaminase की deficiency हो जाती है तो जो disease होती है that is called as SCID. SCID stands for severe combined immunodeficiency. सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी दैट इज कॉल्ड SCID. एडेनोसिन डीएमिनेज की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो SCID हो जाता है. अब होने के लिए तो HIV भी इम्यूनोडेफिशिएंसी है. उसके अंदर कौन सा सेल खराब होता है? T सेल्स. इसको कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी इसलिए बोलते हैं, SCID को कंबाइंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये T और B सेल दोनों को खराब करता है. B सेल एंड T सेल बोथ आर इन्वॉल्व. T and B सेल बोथ आर इन्वॉल्व. सो अगर HGPRTS की डेफिशिएंसी है दैट इज कॉल्ड एज Lesch-Nyhan syndrome, और अगर एडेनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पेशेंट में इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी दैट इज कॉल्ड एज द SCID. और कौन से सेल्स खराब होते हैं? T और B दोनों सेल्स खराब हो जाते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग द प्यूरिन कैटाबॉलिज्म. जनरली जब प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज यूरिक एसिड. ये यूरिक एसिड जो बनता है ये कन्वर्ट हो सकता था एलेंटोइन में. This could have converted into allantoin. और इसको एलेंटोइन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता था यूरिकेज. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो यूरिकेज एंजाइम होता है ये ह्यूमंस के अंदर होता ही नहीं है. दिस इज फिजियोलॉजिकली नॉट देयर इन ह्यूमंस. फिजियोलॉजिकली एब्सेंट इन ह्यूमंस. सो आई कैन से दैट अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का लास्ट प्रोडक्ट क्या है तो प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का लास्ट प्रोडक्ट है यूरिक एसिड. लेकिन और ऐसा इसलिए है कि हमारे अंदर कौन सा एंजाइम नहीं है? यूरिकेज एंजाइम नहीं है. अगर हमारी बॉडी में यूरिकेज होता तो लास्ट प्रोडक्ट बनता एलेंटोइन. यूरिक एसिड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है दैट इज गाउट. ऑलमोस्ट हर बार एक क्वेश्चन आता है गाउट से, और कोई सी भी एग्जाम ले लो आप FMG ले लो, नीट PG ले लो, USM ले लो, गाउट का क्वेश्चन होता ही होता है.
व्हाट इज गाउट इज बेसिकली देयर इज गोइंग टू बी, गाउट के अंदर क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ता है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल को हम बोलते हैं मोनोसोडियम यूरेट और मोनोसोडियम यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। बेसिकली गाउट के पेशेंट में मोनोसोडियम यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये मोनोसोडियम यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होते हैं वो जॉइंट के अंदर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। जो जो सबसे कॉमन जॉइंट के अंदर ये डिपॉजिट होते हैं दैट इज दिस वन, द ग्रेड 2, यहां पे डिपॉजिट होता है। दिस इज द फर्स्ट मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट, मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट, फर्स्ट एमटीबी। यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल जमा होते हैं वो जनरली फर्स्ट एमटीबी के अंदर जमा हो जाते हैं और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत तेज जॉइंट पेन होता है, सीवियर जॉइंट पेन होता है। जनरली ये एल्कोहलिक्स के अंदर देखने को मिलता है, ये उनके अंदर भी देखने को मिलता है जो बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि नॉनवेज डाइट से यूरिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है। सो दोज हु आर एल्कोहलिक्स, नॉन वेजिटेरियंस, उनके अंदर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है। जो लोग प्रोटीन ज्यादा खाते हैं उनके अंदर भी यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होंगे जॉइंट्स के अंदर इकट्ठा हो सकते हैं और उसकी वजह से बहुत सीवियर पेन हो सकता है। जब आप इसके यूरिक एसिड के लेवल को चेक करते हो इन पेशेंट्स में, सी हियर, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, आप ध्यान से समझना यहां पे। व्हाट इज हैपनिंग इज, फॉर एग्जांपल हियर इज द ब्लड। मान लीजिए एक पेशेंट को गाउट हो रखा है, गाउट का मतलब था यूरिक एसिड ज्यादा था, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन गए और यूरिक एसिड ब्लड से निकल के अब कहां पे जमा हो गया है, वो जॉइंट्स के अंदर। यूरिक एसिड के क्रिस्टल कहां जमा हो गए, जॉइंट्स के अंदर। तो यूरिक एसिड जो होता है ब्लड से शिफ्ट हो गया है जॉइंट्स के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस पेशेंट के यूरिक एसिड लेवल चेक करो, गाउट वाले पेशेंट के यूरिक एसिड लेवल ज्यादा भी आ सकते हैं, इनफैक्ट नॉर्मल भी आ सकता है। अगर नॉर्मल आता है, इट डजंट रूल आउट यूरिक गाउट। अगर यूरिक एसिड नॉर्मल आ रहा है, आप गाउट को रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि गाउट के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं, तो यूरिक एसिड वहां से जॉइंट के अंदर चला गया तो ब्लड के अंदर नॉर्मल भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए, कभी कभी। ये जो क्रिस्टल, तो फिर हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे? तो कंफर्म करने के लिए है, अगर आपको लग रहा है कि किसी को गाउट है, यू नीड टू डू साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। आपको साइनोवियल फ्लूइड का सैंपल निकालना पड़ेगा और साइनोवियल फ्लूइड को, अगर आप साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस करोगे, उसके अंदर क्रिस्टल्स देखोगे, तो आपको मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स दिखेंगे कुछ इस तरीके से। दीज आर द निडल शेप क्रिस्टल्स, निडल शेप के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं ऑफ द यूरिक एसिड, एंड दैट विल कंफर्म योर डायग्नोसिस। नाउ इट इज टाइम टू ट्रीट द पेशेंट। अगर पेशेंट आपके पास एक्यूट अटैक में आ रहा है, मतलब उसको बहुत तेज पेन हो रहा है, सबसे पहले उस पेन को ठीक करना है। सबसे पहले पेन को ठीक करने के लिए वी विल गिव द एनासिड्स। एनासिड्स देंगे, जैसे कि इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, हम उसको एनासिड देंगे, पेन किलर देंगे। फिर हमारे को उसकी यूरिक एसिड को कम करना है, मींस क्रॉनिक गाउट। यूरिक एसिड को कम करने के लिए यू कैन गिव अ ड्रग दैट इज एलोपुरिनोल। एलोपुरिनोल जो होता है, ये एक ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। अगर आप ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हो तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर आपने एलोपुरिनोल दे लिया फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा और अभी भी उसका यूरिक एसिड ज्यादा है, मींस द पेशेंट इज हैविंग रिफ्रैक्टरी गाउट, देन यू कैन ट्राई गिविंग कॉल्चिसिन। आप कॉल्चिसिन ट्राई कर सकते हो, देखिए। अदरवाइज तो जनरली एलोपुरिनोल और फेबुक्सोस्टेट से काम चल जाता है। एलोपुरिनोल और फेबुक्सोस्टेट का मैकेनिज्म सेम है। एलोपुरिनोल भी ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, फेबुक्सोस्टेट भी ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। सो बेसिकली अगर एक्यूट अटैक में आएगा तो नेप्रोक्सेन देना है, पेन किलर देना है, और क्रॉनिक गाउट के लिए यूरिक एसिड को कम करने के लिए एलोपुरिनोल देंगे। लेकिन अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो कॉल्चिसिन से ट्राई करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द गाउट, इज ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ द गाउट। बट ये पूरा जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये कर रहे थे प्यूरिन्स का। प्यूरिन्स बनते कैसे हैं और टूटते कैसे हैं। तो बनने में दो ही क्वेश्चन याद रखते थे, रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है और फर्स्ट प्यूरिन कौन सा बनता है। दीज आर द टू क्वेश्चंस टू बी रिमेंबर। देन वी हैव डिस्कस्ड कि प्यूरिन कैटाबोलिज्म में दो एंजाइम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एचजीपीआरटीएस एंड एडेनोसिन डीएमिनेज। एचजीपीआरटीएस की डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं लेशनियर और एडेनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं स्किड। These are the 2 points to be remembered from the purine catabolism pathway. Now comes the pyrimidine. Pyrimidine जो है, हमारे पास में 3 pyrimidine है, CUT, cut the pyramid. So अब हमारा डिस्कशन ये है कि ये बनते कैसे। So what happens is, सबसे पहले पायरिमिडीन्स को बनाने के लिए अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता है और एक मॉलिक्यूल बनाया जाता है जिसको बोलते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट। हमने ये एक सिमिलर रिएक्शन यूरिया साइकिल में भी किया था। हमने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ के कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाया था। वहां पे एंजाइम का नाम था कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1।
यहां पे इस एंजाइम का नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस 2, CPS2। ये जो राइबोस 5 फॉस्फेट होता है ये कन्वर्ट होता है PRPP में, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट में, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ये फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट और कार्बोमाइल फॉस्फेट, ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है फिर ओरोटिक एसिड में, और ये ओरोटिक एसिड और ये PRPP आपस में मिलते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जो फर्स्ट पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बनता है दैट इज UMP, और ये UMP ही आगे चल के UMP आगे चल के CMP और TMP बनाता है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक द 3 पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड CUT, CMP, UMP एंड TMP। सो यहां से अगेन 2 क्वेश्चन आते हैं, इस पूरे पाथवे से 2 ही क्वेश्चन आते हैं दैट पायरिमिडीन जब बनाते हैं तो व्हाट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर द पायरिमिडीन सिंथेसिस इज द CPS2, and which is the first pyrimidine to be made. The first pyrimidine nucleotide to be made is the UMP. So these are the 2 questions which are written here. The rate limiting enzyme for the pyrimidine synthesis CPS2, and the first pyrimidine nucleotide to be made is UMP. पायरिमिडीन का जो कैटाबॉलिज्म होता है, जब पायरिमिडीन बनता कैसे ये तो हमने सीख लिया। जब हम पायरिमिडीन को तोड़ते हैं तो पायरिमिडीन को जब हम तोड़ते हैं तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल चीजें हमारी बॉडी में जनरली इकट्ठा नहीं होती, बॉडी से बाहर निकल जाती, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। तो जब पायरिमिडीन का कैटाबॉलिज्म होता है, द पायरिमिडीन कैटाबॉलिज्म के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ पायरिमिडीन कैटाबॉलिज्म दे आर वाटर सॉल्युबल। क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं सो डज नॉट लीड टू टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, कोई डिजीज नहीं होती। सो पायरिमिडीन से रिलेटेड 2 ही पॉइंट याद रखने हमारे को, वो 2 पॉइंट ये हैं, व्हाट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर द पायरिमिडीन सिंथेसिस एंड व्हाट इज द फर्स्ट पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड टू बी मेड। लेट्स समराइज दिस एंटायर प्रोसेस। व्हाट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर प्यूरिन सिंथेसिस। प्यूरिन सिंथेसिस के लिए रेट लिमिटिंग एंजाइम था PRPP ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज, PRPP ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज। व्हाट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर पायरिमिडीन सिंथेसिस। पायरिमिडीन सिंथेसिस के लिए रेट लिमिटिंग एंजाइम है CPS2। CPS2 को कंफ्यूज नहीं करना है CPS1 से। CPS1 जो था वो रेट लिमिटिंग एंजाइम था यूरिया साइकिल के लिए, यूरिया साइकिल के लिए रेट लिमिटिंग एंजाइम था CPS1। व्हाट इज द फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड टू बी मेड। द फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड टू बी मेड इज IMP। द फर्स्ट पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड टू बी मेड इट इज UMP। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्यूट अटैक ऑफ गाउट। अगर पेशेंट पेन में आ रहा है तो सबसे पहले पेन किलर देना है सच एज नेप्रोक्सेन। So these are the points to be remembered when it comes to the basic information about the chapter of the nucleic acid. एक बार हम इस पूरे चैप्टर को वापस से यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने आपको ये बोला था कि when it comes to nucleic acid, DNA और RNA की जब हम बात करते हैं तो DNA में और RNA में जो सिमिलरिटी है that they are made up of nucleotides। तो हमने समझा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस अलग अलग है तो आप अलग अलग नाइट्रोजन बेस लेके अलग अलग कॉम्बिनेशन सेट करके अलग अलग टाइप के आप न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हो। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं, तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स बन सकते हैं एंड यू अरेंज देम इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। अगर एक सिंगल चेन बनाएंगे तो RNA, 2 चेन बना देंगे DNA। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द DNA एंड RNA। फिर हमने बात की कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स क्या होते हैं। दीज आर द नाइट्रोजन बेस, A और G जो है वो प्यूरिन है, CUT जो है पायरिमिडीन है। प्यूरिन बनता कैसे, तो उसमें हमें 2 क्वेश्चन याद रखने थे। प्यूरिन सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है, PRPP ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज, एंड व्हिच इज द फर्स्ट प्यूरिन टू बी मेड, इट इज IMP। IMP ही आगे चल के AMP और GMP बनाएगा। DNA और RNA में AMP GMP मिलता है, IMP नहीं मिलता है, इसलिए हमें याद नहीं रहता। लेकिन ये वो यही पूछते हैं कि सबसे पहला कौन सा बनेगा, तो IMP बनेगा। फिर आती है प्यूरिन कैटाबॉलिज्म। प्यूरिन को तोड़ने के लिए हमें 2 एंजाइम चाहिए होते हैं। जब भी सेल की डेथ हो जाती है तो प्यूरिन को खत्म करने के लिए 2 एंजाइम चाहिए होते हैं, HGPRTase एंड एडेनोसिन डीएमिनेज। अगर HGPRTase नहीं होता है तो बच्चे को बहुत ज्यादा मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, वो अपने खुद की अंगुलियां खा जाता है, कॉल्ड एज सेल्फ म्यूटिलेशन, एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड एज लेशनियन सिंड्रोम। अगर एडेनोसिन डीएमिनेज नहीं होगा, द पेशेंट विल हैव सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड दैट इज कॉल्ड एज स्किड। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द गाउट, द डिटेल्स ऑफ द गाउट। गाउट के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं और जॉइंट के अंदर जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत पेन होता है एंड जनरली वो इकट्ठा होते हैं फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट में, ग्रेट टो के वहां पे।
जब आप इसका साइनोल फ्लूइड निकालोगे और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी दिस नेगेटिवली निडल शेप क्रिस्टल्स, और ये जो निडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं ये नेगेटिवली बाई रेफ्रिजरेंट होते हैं। एक फिजिक्स की प्रॉपर्टी है, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं नेगेटिवली बाई रेफ्रिजरेंट होते हैं, नेगेटिवली बाई रेफ्रिजरेंट होते हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पाइरिमिडीन। पाइरिमिडीन बनाने के लिए जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो है CPS2। CPS1 था यूरिया साइकिल में, यहां पे है CPS2, और सबसे फर्स्ट पाइरिमिडीन कौन सा बनता है CUT में से सबसे पहले बनता है U, और U ही आगे चल के बनाता है COT। अगर वो पूछ लें कि फर्स्ट पाइरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड कौन सा बनता है, न्यूक्लियोटाइड मतलब कि मोनोफॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा, सो UMP जो है वो सबसे पहले बनता है, और UMP आगे चल के CMP और TMP बनाता है। These are the two questions to be remembered from the pyrimidine synthesis. पायरिमिडीन कैटाबोलिज्म इज वेरी सिंपल। पायरिमिडीन मतलब CUT को तोड़ने के लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, इसलिए कोई डिजीज नहीं करते, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग देम, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द न्यूक्लियर